गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में अभी तक जो टोटल 7 चैप्टर का क्लास हो चुका है और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो 8वें चैप्टर की शुरुआत हम करने वाले हैं। और इसके बाद हमारा 7 क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी में सिर्फ एक चैप्टर बच जाएगा जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, जो कि मैं हर एक वीडियो में करता हूं, कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही मेरा 100 सब्सक्राइबर हो जाएगा मेरा लाइव सेशन खुल जाएगा और हम लाइव आकर आप लोगों से क्लास ले सकेंगे और आप लोगों के डाउट को भी देखेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है, 8वां टॉपिक, इसका नाम है कि मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ठीक है, यानी आज हम लोग देखेंगे मानव पर्यावरण के बारे में, अन्योन क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो इसी के साथ है आज का हमारा पहला टॉपिक की अमेजन बेसिन में जीवन। ठीक है, अमेजन बेसिन में जीवन के बारे में देखेंगे। तो क्या है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। मतलब जितने भी उष्णकटिबंधीय प्रदेश है ना, वो कर्क रेखा, जिसे आप लोग जानते होंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे है, इसी के मध्य स्थित है उष्णकटिबंधीय प्रदेश। दूसरा पॉइंट है कि भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। मतलब भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर तथा 10 डिग्री दक्षिण के मध्य का जो भाग होता है उसी को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। अब देखते हैं अमेजन क्या है। तो अमेजन यह पश्चिम में पर्वतों से निकलती है। अमेजन नदी क्या है, यह पश्चिम में पर्वतों से निकलती है और पूर्व में कहा जाती है, पूर्व में यह अंध महासागर में पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का क्या कहते हैं, मुहाना कहते हैं। नदी का मुहाना क्या परिभाषा है, अब इसे लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। कोई भी नदी की बहुत सारी सहायक नदियां होती है, ये बात बताई गई है। यह नदी बेसिन ब्राजील मतलब अमेजन नदी बेसिन जो है ना, वो ब्राजील के भाग, पेरू के कुछ भाग और बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है, यानी बहती है। अमेजन का नामकरण कैसे हुआ है, मतलब अमेजन नदी का नामकरण कैसे हुआ है। तो अमेजन नदी का नामकरण जो हुआ है, प्राचीन रोमन साम्राज्य अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के नाम पर हुआ है। मतलब प्राचीन रोमन साम्राज्य में अमेजोन्स नामक महिला जो योद्धा थी उसी के नाम पे अमेजन नदी का नामकरण हुआ है। अब देखते हैं सहायक नदियां के बारे में कुछ दी हुई है कि सहायक नदियां किसे कहते हैं। तो यह छोटी नदियां होती है जो मुख्य नदी में मिलती है। मतलब ये छोटी छोटी नदियां होती है जो एक बड़ी नदियां में मिलती है। जैसे कुछ छोटी नदियां होगी जो अमेजन नदी में मिलती है, उसी को अमेजन का क्या कहते हैं, अमेजन नदी का सहायक नदी कहते हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदी के साथ जिस क्षेत्र के पानी को काट के बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संरक्षण क्षेत्र कहलाता है। मतलब मुख्य नदी जो होता है ना, जैसे अमेजन नदी है और उसके सहायक नदी जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाता होगा ना, वह उसका बेसिन या जल संग्रहण क्षेत्र कहलाएगा। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन नदी है। मतलब विश्व का सबसे बड़ा बेसिन नदी कौन है, तो अमेजन बेसिन है। अमेजन बेसिन नदी है विश्व के क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा बेसिन नदी अमेजन है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग जलवायु। अब सीधा जलवायु नहीं है, आप लोग देखिएगा कि अमेजन बेसिन में जलवायु क्या है ये बताया गया है। इसमें जितने भी अभी फिलहाल में बात होंगे वो सभी के सभी अमेजन नदी के बारे में ही होंगे। तो भूमध्य रेखा के आसपास पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। मतलब भूमध्य रेखा के आसपास पूरे वर्ष क्या रहती है, तो गर्म एवं नम जलवायु रहती है। मौसम सामान्य रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। मौसम कैसा होता है, तो गर्म एवं आर्द्र होता है। प्रतिदिन वर्षा होती है बिना पूर्वानुमान के। मतलब यहाँ पे हमेशा रोज बारिश होती है, वो भी बिना किसी अनुमान के। कि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि बारिश होने वाली होती है तो थोड़ी देर पहले ही बता दिया गया जाता है, मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाता है, न्यूज में देखने को मिलता है कि थोड़ी देर में इस जिले में बारिश होगी। लेकिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में क्या होती है, बारिश प्रतिदिन होती है, वो भी बिना
पूर्वानुमान के, ठीक है। दिन का तापमान उच्च होता है, मतलब यहाँ का दिन का तापमान उच्च होता है, आर्द्रता अति उच्च होती है, आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, रात के समय क्या होता है, रात के समय तापमान कम हो जाता है और आर्द्रता वैसे ही रहती है, ठीक है। मतलब दिन में तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है और रात के समय तापमान कम होती है लेकिन आर्द्रता सेम वैसा ही रहती है। अब देखते हैं वर्षावन, मतलब अमेजन नदी में, अमेजन नदी बेसिन में जो है वर्षावन, उसके बारे में देखेंगे। इन प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। सघन वन का मतलब होता है कि घने जंगल टाइप का, घने जंगल कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो घने वन जहाँ पे वृक्ष नजदीक नजदीक में होते हैं। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पौधे होते हैं। मतलब ये परजीवी पौधे कौन कौन से हैं, आर्किड एवं ब्रोमीलाइड। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है, मतलब वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। उसके बाद क्या है कि टूकन, गुंजन पक्षी और रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पद्धति वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले पक्षी भी यहाँ पे वर्षावन में पाए जाते हैं, अमेजन के वर्षावन में। देखेंगे अमेजन नदी बेसिन में वर्षावन में कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे है कि बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपिर, ठीक है, भी यहाँ पाए जाते हैं। इसमें से दोनों में से आपको क्या याद रखना है, इन दोनों में से आपको बस स्लॉथ और चींटी खाने वाले टैपिर, ये दोनों ही याद रखना है। बंदर जो है वो क्या है, बंदर जो है वो कॉमन जानवर है आप लोगों को, जैसा कि पता ही होगा। ऊपर इसी तरह क्या है, तो ऊपर में आप टूकन पक्षी याद रख सकते हैं, गुंजन पक्षी याद रख सकते हैं, रंगीन पद्धति वाले पक्षी याद रख सकते हैं, भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले पक्षी भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। जैसे सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां में सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया और अजगर, एनाकोंडा एवं बोआ पाई जाती है। इसी के साथ आपको एक और बात बता दें कि यहाँ ऊपर में आप लोगों ने देखा होगा इस वाले पॉइंट को कि ब्रोमीलाइड है, ठीक है। इसके बारे में क्या, एक परजीवी पौधा है। अब इसके बारे में नीचे में थोड़ा डिटेल में दिया गया है कि ब्रोमीलाइड क्या है। यह एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित या संरक्षित करता है, ठीक है। ब्रोमीलाइड पौधा क्या करता है, अपने पत्तियों में जल को संचित करता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। मतलब ब्रोमीलाइड जो पौधा है वो अपनी पत्ती में जल को संरक्षित करता है और इसी जल संरक्षण पॉकेट का इस्तेमाल मेढक क्या करता है, अंडा देने के लिए मेढक उपयोग करता है। अब देखेंगे कि वर्षावन के निवासी, मतलब अमेजन बेसिन जो वर्षावन है उसके निवासी कैसा है, उसके बारे में डिटेल में दिया है कि यहाँ के पुरुष शिकार तथा नदी में मछली पकड़ते हैं। मतलब यहाँ के पुरुष जो शिकार तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं क्या करते हैं, फसलों का ध्यान रखती है। महिलाएं यहाँ पे फसल का ध्यान रखती है और पुरुष क्या करते हैं, तो शिकार एवं नदी में मछली पकड़ते हैं। यह मुख्यतः क्या करते हैं, मुख्यतः टेपियोका, अनानास और शकरकंद उगाते हैं। मतलब यहाँ की जो औरतें हैं वो क्या करती है, वो फसल में क्या उगाती है, टेपियोका, अनानास और शकरकंद उगाती है, ठीक है। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग होता है। मतलब यहाँ पे जो है कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग होता है, यह प्रयोग होता है। इनका मुख्य आहार क्या है, तो यहाँ इसका जो मुख्य आहार वो है कि मेनी योग जिसे कसावा भी कहते हैं। मेनी योग को क्या कहते हैं, कसावा भी कहते हैं। यह आलू के तरह जमीन के अंदर उगता है। इसी के साथ यहाँ की जो औरतें है वो क्या करते हैं, तो कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल भी उगाते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में तथा कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। मतलब यहाँ की कुछ जो जनसंख्या वो मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर वाले घरों में रहते हैं तथा कुछ जो है ना वो मलोका कहे जाने वाले क्या बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं। अब देखते हैं 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बना था। मतलब 1970
1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बना था। तो इसी के साथ जो है अमेजन बेसिन के बारे में जितनी भी डिटेल थी वो सभी के सभी आप लोग को नोट कर लेना है। अब देखते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन देखते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण कैसे हुआ है, तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां द्वारा मिलकर हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री उत्तर अक्षांश, 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश में स्थित है। ठीक है, घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें क्या होती है, प्रवाहित होती है, मतलब इसी के साथ बहती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वतों एवं हिमालय के गिरिपाद सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन का मुख्य विशेषता है। मतलब मुख्य विशेषता अगर पूछे कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की मुख्य विशेषता क्या है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा एवं हिमालय के गिरिपाद हो जाएगा, और इसी के साथ सुंदरवन डेल्टा है, जो कि आप लोगों को पता होगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। अब देखते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में क्या होते हैं, तो कम लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मतलब परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं कि वहाँ पे मानव ज्यादा विकसित हो सके। ठीक है, यहाँ गेहूं, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा फसल उगाया जाता है। मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में या मैदान में क्या होता है, तो गेहूं, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा उगाया जाता है। ठीक है, गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसल भी उगाई जाती है। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान है। पश्चिम बंगाल एवं असम में क्या है, तो याद रखिएगा आप लोग कि पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बगान है। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वत एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। मतलब वेदिकाओं का मतलब होता है सीढ़ी, जैसे आप लोग छत का सीढ़ी देखते हो सीमेंट का, उसी प्रकार का वेदिकाएं बनाई जाती है मिट्टी का, और तब फसल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में क्या है, तो घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु तीव्र ढलान वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। मतलब उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढलानी वाले भागों में क्या कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो चीड़, देवदार और फर, ये क्या है, ये शंकुधारी वृक्ष है। यही कहने ये चाहता है एनसीईआरटी। ठीक है, जनसंख्या घनत्व यहाँ का कैसा है, तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब जनसंख्या घनत्व की परिभाषा है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का कितना है, तो जबकि पश्चिम बंगाल का जो है वो 1029 तथा बिहार का 1102 है। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ये गलत हो गया हुआ है, तो इस पे आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये पहले ही कट कर दिया गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखना है आप लोगों को क्या, कि बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन जीव पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जानवर भी पाए जाते हैं, जिसमें कौन कौन से, तो हाथी, बाघ, हिरण, बंदर एवं मतलब ये सब सामान्य रूप से पाए जाते हैं। हाथी, बाघ, हिरण और बंदर। एक सींग वाला गेंडा जो है वो कहाँ पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में क्या पाया जाता है, डेल्टाई क्षेत्र में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो बंगाल टाइगर, मगर, मच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है, नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। मतलब नदी के साफ जल, ठीक है, और झील एवं बंगाल की खाड़ी में क्या होता है, तो बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाया जाता है। जलीय जीव में जैसे हो गया बहुत सारी जीव हो जाती है, और जिसमें से आप मछली को भी रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि रोहू कतला एवं हिल्सा मछली सबसे
लोकप्रिय प्रजाति है। मतलब मछली की जो सबसे लोकप्रिय प्रजाति कौन कौन से है, तो रोहू, कतला एवं हिल्सा मछली। देखिए अब दिया हुआ है कि वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए किया जाता है या के लिए होता है। वेदिकाओं का निर्माण क्या होता है, तो खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ढलान को इसलिए हटाया जाता है ताकि पानी का प्रवाह तीव्रता से न हो। अब जैसे स्लोप रहेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट पानी की सीढ़ीनुमा संरचना रहेगा तो पानी धीरे धीरे आएगा। तो यही कहना है कि ढलान को इसलिए हटाया जाता है ताकि पानी का प्रवाह तीव्रता से न हो। अब देखते हैं क्या कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल मतलब जिसे पीने योग्य माना जाता है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग स्थानीय भाषा में, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग स्थानीय भाषा में सुसु के नाम से जानते हैं, सुसु डॉल्फिन के नाम से भी जानते हैं, अथवा इसे अंधी डॉल्फिन भी कहते हैं, अंधी डॉल्फिन भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता तक का पता चलता है। मतलब जहाँ पे सुसु डॉल्फिन जो है, जिसे अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है, ये अगर किसी नदी में या कहीं भी पाया जाता है तो वहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ की जल की शुद्धता बहुत अधिक है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर क्या है, तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये सभी के सभी जो शहर है वो कहाँ है, गंगा नदी के तट पर। कौन कौन से, तो इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता। ठीक है, अब देखते हैं क्या है कि कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मतलब पत्तन है कहने का मतलब बंदरगाह है। ठीक है, तो कोलकाता क्या है, तो हुगली नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। पर्यटन जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में, आप देखिए यहाँ पे कि आगरा में यमुना किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में क्या, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, यहाँ पे क्या दिया है कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार में क्या है, तो बौद्ध स्तूप है, और लखनऊ में इमामबाड़ा है। असम में क्या है, तो असम में काजीरंगा एवं मानस में वन्य प्राणी अभय वन तथा अरुणाचल प्रदेश में क्या था, अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल है। मतलब यह पर्यटन को आकर्षित करती है, बस इतना जान लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद यह कि सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए, ठीक है, मतलब स्वच्छता की ओर लोगों को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। तो मतलब स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2014 को, और ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है, और उसके बाद नीचे दिया कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगा कार्यक्रम को शुरू किया गया था। मतलब गंगा नदी को साफ करने के लिए, संरक्षण देने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा एनसीईआरटी 7th क्लास जियोग्राफी का 8वां टॉपिक जो है वो भी समाप्त हो गया। और अब हम लोग देखेंगे इस बुक का सिर्फ लास्ट चैप्टर जो बचा हुआ है कि रेगिस्तान में जीवन, और वो हम लोग कल देख लेंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमें आप लोगों की काफी ज्यादा जरूरत है। तो मिलते हैं फिर से अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।